तो स्वागत है दोस्तों। आप लोग बात करेंगे आरवीएनएल पर बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही हैं। सीडीएसएल पर भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और आईआरएफसी शेयर पर तो अपडेट्स रहती ही हैं। इसके अलावा कुछ डिविडेंड शेयर्स की भी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ बोनस शेयर के बारे में भी बात। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडीएसएल के बारे में। तो यहाँ पर बात कही जा रही है 6 महीने में हो सकता है डबल और बीएसए में यहाँ से 50% की गिरावट की उम्मीद। तो सुशील केडिया जी ने काफ़ी यहाँ पर चीज़ों के बारे में बात की है, कुछ शेयर्स के बारे में बताया है, जिसमें से बाजार पर भी उन्होंने एक बात कही है कि बात करते हुए केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया ने कहा है कि किसी चीज़ का जब अंत होना होता है तो बहुत अच्छी लगने लगती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ भी नजर आ रहा है। हालिया तेजी खत्म होने के कगार पर है। निफ्टी 24,850 के नीचे बंद होता है तो बिकवाली के संकेत मिलेंगे। निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट जोन 23,900 का है और बैंक निफ्टी में भी बिकवाली के संकेत हैं और निफ्टी बैंक में हमें 25,000 -300 अंकों का करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा उन्होंने यहाँ पर बात करते हुए कैपिटल मार्केट शेयरों पर बात करते हुए सुशील ने कहा है कि सेगमेंट में 4 तरह के शेयर शामिल हैं। एएमसी एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर भी शामिल हैं। बीएसए में बड़ा करेक्शन संभव है। स्टॉक में यहाँ से 50% तक की गिरावट संभव है और सीडीएसएल के शेयरों में मामूली गिरावट की ही उम्मीद है। सीडीएसएल काफी गिर चुका है और 6 महीने में डबल हो सकता है और इस शेयर में हर गिरावट पर खरीदारी की सलाह होगी। वहीं बीएसए में इस अवधि में आधा होता ऐसा होगा या नहीं ये तो मार्केट ही तय करेगा, पर ऐसा इन एनालिसिस द्वारा कहना है। आपको क्या लगता है पर्सनली, आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सीडीएसएल में म्यूचुअल फंड का जो अप्रैल मंथ का डाटा अपडेट हुआ है फिलहाल उसको डिस्कशन करूं तो 3,90,857 स्टॉक्स का चेंज हुआ है। 44 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है, 11 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। ऑल ओवर स्ट्रक्चर समझे तो पिछले लगभग कंटिन्यूसली 6 महीनों से बिकवाली ही है। दिसंबर में भी कोई बड़ी बाइंग आती हमें नजर नहीं आई है। यहाँ पर जन, फेब, मार्च, अप्रैल चारों महीनों में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली सीडीएसएल में म्यूचुअल फंड द्वारा करी जा रही है। लेकिन वहीं पर टेक्निकल वाइज समझ लें तो कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जैसे कि आरएसआई में, एमएसीडी में और एमएसीडी सिग्नल में। लेकिन ट्रेड एंड मूवमेंट स्कोर देखें तो ये बुलिश नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि बायर स्टॉक में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। टेक्निकल वाइज समझने की कोशिश करें तो आरएसआई अगर 70 से अबव निकलती है तो आरएसआई क्या इंडिकेट करती है? आरएसआई इंडिकेट करती है कि खरीदारी ज्यादा हो चुकी है, बिकवाली होनी चाहिए। इसके अलावा समझ लें कंपोनेंट्स में जरूर कुछ प्राइस स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है। एनालिसिस का क्या कहना है? 7 एनालिसिस यहाँ पर हैं, 2 बाइंग के लिए, 5 होल्ड के लिए और 3 एनालिसिस हैं जो सेल की बात कर रहे हैं। और कुछ ब्रोकरेज का कहना है जो टारगेट है वो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 5 मई को 1150 के दिए, 27 जनवरी को भी इनके द्वारा 1500 के टारगेट पहले दिए गए थे। इसके अलावा समझ लें तो पीयर कंपैरिजन करें और पी रेशो की बात करें तो पी रेशो के अकॉर्डिंग फिलहाल स्टॉक महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अगर हम ऑल पीयर कंपैरिजन में सभी की पी की कंपैरिजन करें तो 5613 बनती है, तो लगभग उस पर ही तो देखने के लिए मिल तो रही है। बात कर लेते हैं रेलवे कंपनी के बारे में। तो 2300% चढ़ा शेयर और यहां पर कंपनी को फिर से यानी कि आरवीएनएल में लगातार फोकस बनता नजर आ रहा है। ऐलान किया गया है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से अब कंपनी को ऑर्डर मिला है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है ये ऑर्डर विभिन्न सिग्नलिंग, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स इन मोशन वेट ब्रिज यानी समर्गियों की सप्लाई के लिए है और 178.64 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है और 11 महीने में पूरा किया जाना है। इसके अलावा भी इस ऑर्डर में सुरकुचार ब्लॉक, कैबिन, कटघोरा रोड, बिंगरा, पुटुवा, मतीन और काफी सारे 10 नए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रतिष्ठानों की स्थापना, कमीशनिंग शामिल है। इसके अलावा समझे तो मेन पॉइंट है कि पिछले 5 दिनों में कंपनी को मिला यह दूसरा ऑर्डर है, क्योंकि 15 मई को आरवीएनएल को सेंट्रल रेलवे से भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए अपग्रेडेशन के करीब 116 रुपए के ऑर्डर के पत्र मिला था। तो फिलहाल पिछले 1-2 हफ्तों में कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिलते हमें नजर आ रहे हैं और 10 नए स्टेशनों पर काम किया जाना है। इसके अलावा मेन पॉइंट समझ लें तो वो है भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि आईआरएफसी ने नए बॉन्ड सूचीबद्ध किए। बीएसई ऋण खंड पर कारोबार शुरू हुआ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेट सेगमेंट में नई ऋण प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध किया है और यह लिस्टिंग 21 मई 2025 को प्रभावी हुई है और ये बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए गए हैं। 3 लाख बॉन्ड जारी किए गए हैं। प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य 1 लाख है।
मार्केट लॉट एक बॉन्ड है। इन बॉन्ड पर प्रति वर्ष 6.65% की निश्चय ब्याज दर लागू होती है और 2026 से यानी कि 15 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई 2030 तक हर साल ब्याज का भुगतान किया जाएगा और निवेशकों को पूरी राशि 20 मई 2030 को वापस कर दी जाएगी, जो कि रिडम्पशन तिथि है। बॉन्ड की स्क्रिप आईडी कुछ इस तरह से है, स्क्रिप कोड कुछ इस तरह के और विस्तृत नाम कुछ इस तरह से। और इस बॉन्ड को शीर्ष एजेंसियों ने उच्चतम रेटिंग मिली है। केयर AAA स्टेबल, क्राइसिल ने भी AAA और आइकरा ने भी AAA। से पता चलता है कि ये बॉन्ड बहुत सुरक्षित है और इनमें जोखिम कम है। बॉन्ड का कारोबार केवल इलेक्ट्रॉनिक मैरिटलाइज फॉर्म में ही किया जा सकता है। न्यूनतम मूल्य परिवर्तन या टिक साइज 1 पैसा ही है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट हमें फिलहाल IRFC में आती नजर आ रही है, जहां पर एक अच्छी रेटिंग देखने के लिए मिली है और 2030 तक पैसा वापस करने की बात कही जा रही है और 1 लाख के प्रत्येक बॉन्ड की बात, मतलब 3 लाख तक बॉन्ड जो है जारी किया गया है। IRFC, RVNL जैसे 5 रेलवे स्टॉक के लिए निवेशकों ने खोला खजाना। क्या जारी रहेगी बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार? तो शेयर बाजार में हफ्ते में पिछले तेजी देखने को मिली। निफ्टी भी 4.21% की बढ़त देखने को मिली। भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर होने के बाद मार्केट में उछाल भी दर्ज की गई और मार्केट में बदलते मूड में रेलवे सेक्टर की कंपनियों में भी तूफानी तेजी देखने को मिली। सवाल है कि अब रेलवे कंपनियों के शेयर पर दाव लगाना चाहिए और नो। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में रेलवे सेक्टर की कंपनियों में तेजी देखने को मिली। लंबे अरसे के बाद एक फिर से रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने निवेशकों को निराश नहीं किया। 2023 की छमाही के बाद रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने जो रफ्तार पकड़ी थी वो 2024 की छमाही तक आते आते ठहर सी गई थी। उसके बाद भारी गिरावट भी देखने को मिली। RVNL में आपको पता काफी अच्छी तेजी राइट्स में आती नजर आई, इकॉन में नजर आई, रेल सिस्टम में नजर आई और IRFC में नजर आई। सवाल यह है कि अब क्या? मनी कंट्रोल की अगर रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट की बात करें तो मौजूदा तेजी में सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। यह नया ट्रेंड उम्मीद जो जगाता है, लेकिन यह बिल्कुल शुरुआती चरण है। ऐसे निवेशक जो मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए रेलवे स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ पर चौकन्ने रहने की बात कही गई है, लेकिन लंबे समय के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर शुरुआती चरण में ट्रेंड जो है उम्मीद जगाता है, लेकिन शुरुआती चरण है, इसीलिए सावधानी जो है चौकन्ने रह करके धीरे धीरे से स्टेप जो है ले जा सकता है। जैसे 20-100 रुपए भी निवेश कर रहे हैं तो 5-5 करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते हैं, लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनेंगे और एक अच्छी एवरेज पे स्टॉक बना रहेगा। वहीं पर IRFC पर भी एक पटरी पर जानिए कैसे रहे ट्रेंड और टारगेट। तो ET नाउ के खास बातचीत शो में राजेश पलविया ने कहा है कि रेलवे शेयरों में पॉजिटिव गति अभी भी बनी रह सकती है, क्योंकि इनमें गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। उसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज का राजेश पलविया है जिन्होंने यहाँ पर बात की है। उन्होंने कहा है कि IRFC के शेयरों ने ब्रेकआउट दिया है और मौजूदा चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है और साप्ताहिक चार्ट पर भी IRFC ने 10-11 हफ्तों के लंबे कंसोलिडेशन के बाद फिलहाल ब्रेकआउट जोन है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि तेज गिरावट और निचले स्तरों पर लंबे समय तक समेकन के बाद रेलवे शेयरों में तेजी आई और अल्पावधिक शेयरों में 10% तक की तेजी की उम्मीद है। तो IRFC के शेयर 135 रुपए से ऊपर रहेंगे, तब तक तेजी सकारात्मक जारी रहेगी पॉजिटिव। IRFC के शेयरों के लिए इनका जो टारगेट है वो 145-150 का दे रहे हैं। तेजगढ़ में भी यहाँ पर रेलवे सिस्टम पर भी इन्होंने रेलवे के शेयर 890 के ऊपर टिकते हैं, तो अगला टारगेट 980 होगा। आएंगे या नहीं आएंगे तो मार्केट ही तय करेगा फिलहाल, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस द्वारा कहना है काफी कुछ। बात कर लेते हैं IRFC शेयर के बारे में। सुमित बागड़िया जी हैं, रेकमेंड करते शेयर्स को नजर आ रहे हैं। IRFC पर बाइंग के टारगेट की बात की है, टारगेट 148 का बताया है, स्टॉप लॉस 13 का बताया है। एक ब्रेकआउट कैंडल की बात की है, लॉन्ग बॉडीज ग्रीन कैंडल और हाईएस्ट सिंगल डे वॉल्यूम की बात कही गई है। स्ट्रेंथ बताई जा रही है, कंफर्म किया जा रहा है। पोटेंशियल ट्रेंड जो रिवर्सल होता नजर आ रहा है, एक न्यू अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है जो IRFC को 148 तक लेकर या उससे ऊपर लेकर के जा सकते हैं, ऐसा सुमित बागड़िया का कहना है। RSI 66.3 पर देखने के लिए मिल रही है, जिसका मतलब पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, मतलब एक स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है। अगर IRFC शेयर प्राइस होल्ड करता है अब द वॉल्यूम वेट एवरेज के, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 136 के करीब बताया जा रहा है और रिकवरी होती एंटीसिपेट कमिंग सेशंस में भी नजर आ सकती है, ऐसा इनके द्वारा कहना है। तो IRFC का शो करता साइन जो है रिकवरी शॉर्ट टर्म में हो सकती है और ब्रेक अब 140 को करता है तो एक नई अपॉर्चुनिटी बनती है ऑन डिप्स। यहाँ पर देख सकते हैं 133 को स्टॉप लॉस बना करके 148 तक का टारगेट इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो मार्केट ही बताएगा। अलावा समझ ले तो यहाँ पर न्यूज 18 पर देखने के लिए बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात कही जा रही है और ब्रेकआउट के बाद रुकने नहीं वाला ये स्टॉक अहम लेवल। तो IRFC जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली, नो डाउट। सेक्टर सबसे ज्यादा नजरों में आने वाली कंपनियों में से एक बन गई। के पीछे दो वजह आई सामने, एक टेक्निकल संकेत, दूसरी भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है बड़ा खर्च, जो कि मैं आपके साथ वैसे शेयर करता ही हूँ।
ऑक्टविट्स की रिपोर्ट के अनुसार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर प्रमीला बालकला ने आईआरएफसी को एक मजबूत सरकारी कंपनी बताया। भारतीय रेलवे के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराने का एक मात्र जरिया और मतलब कंपनी का इस क्षेत्र में एक तरह से एक अधिकार, और सरकार इसे 100% गारंटी भी देती है और साथ ही अब कंपनी को रेलवे से लंबी अवधि के लिए किराए की कमाई भी होती रहती है, जिसकी उसकी आमदनी में स्थिरता बनी रहती है। आईआरएफसी निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी देती है, इसमें तो नो डाउट कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है और फिलहाल यह शेयर सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। पर पी रेशो पर मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ पर पी रेशो ज्यादा है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बताता है कि शेयर अब भी सस्ता और लंबी अवधि के लिए अच्छा मौका हो सकता है। आप एक बार देख सकते हैं पी रेशो कितना है। टेक्निकल के नजरिए से आईआरएफसी के शेयरों में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और प्रमीला का कहना है प्रमीला का RSI 53.2 तक पहुंच गया है। शेयर में वॉल्यूम भी बड़ा है, जो बताता है कि लोग इसे खरीद रहे हैं। शेयर 20 और 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो निकट भविष्य में तेजी का संकेत देता है। उन्होंने यह भी बताया कि 100 से 95 के स्तर बड़े इंस्टीट्यूट इस शेयर को खरीदना पसंद करते हैं। अगर शेयर 130 रुपए से ऊपर मजबूती के साथ निकल जाता है तो 165 से 180 रुपए तक तेजी आ सकती है और लंबी अवधि में 200 से 230 तक के टारगेट संभव है, यानी यहां से करीब 80% की बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। तो 130 के ऊपर तो शेयर हमें निकलता करीब नजर आया ही है। इसी रिपोर्ट में एक और तकनीकी विशेषज्ञ अनुपम वाजपेयी के हवाले से लिखा गया है कि आईआरएफसी ने 126 रुपए के अहम रेजिस्टेंस स्तर पार किया और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद आया और वॉल्यूम भी मजबूत रहा और यह एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल यानी तेजी की वापसी का पैटर्न माना जाता है। उनका टारगेट 136 है और अब 126 का स्तर जो है स्पोर्ट बन गया है। भारतीय रेलवे को लेकर हो रहे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे लाइन विद्युतीकरण कंपनी के लिए मददगार भी साबित हो सकता है कि शेयर साल की शुरुआत से अब तक 13% गिर चुका है और अब इसमें तेजी की वापसी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स तो सही है, लेकिन अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल की, वो तो देखिए बाजार ही तय करेगा कि यहाँ पर क्या देखने के लिए आगे मिल सकता है या फिर बाजार का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आगे क्या अपडेट्स रहती हैं, चीजें ही बहुत मैटर करती हैं। आईआरएफसी को समझने की कोशिश करें तो आईआरएफसी में आपको ये नहीं भूलना कि एक बड़ी अपडेट फिलहाल हमें देखने के लिए मिली थी, जहां पर 60,000 करोड़ तक की जुटाने की मंजूरी भी मिली और कहा गया था कि धनराशि कर मुक्त बॉन्डों, निजी प्लेसमेंट या सार्वजनिक आधार पर बॉन्डों पूंजी के लाभ सरकार द्वारा गारंटीड सेवा प्रदान करने में बोर्ड शामिल है, जो कि हमें कंपनी के रिजल्ट्स के साथ ये चीज आती नजर आई थी। और इसके अलावा भी आईआरएफसी के बोर्ड के कार्यभार ग्रहण की तिथि और रणधीर सहाय को निदेश वित्त के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी भी मिली। रोल मिलती गवर्नमेंट से नजर आ रही है डेप्ट के लिए। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के आईआरएफसी को डीप डिस्काउंट ऋण जारी करने की मंजूरी मिल गई है। राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो न्यूज आई है, आईआरएफसी के डिप डिस्काउंट बॉन्ड के माध्यम से 100 बिलियन रुपए यानी कि 1.17 बिलियन डॉलर तक जुटाने की सरकार की मंजूरी मिल गई है। और ये कोई छोटी अपडेट आईआरएफसी की नहीं है। अगर इतनी बड़ी अमाउंट की मंजूरी मिली है तो दैट मीन अमाउंट के आने के बाद, जैसे कि दुबे जी के काफी सारी स्टेटमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ पहले वाली वीडियोस में काफी बार शेयर की कि इनको यहाँ पर 2 से ज्यादा 3 गुना मार्जिन आगे मिल सकता है और अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड संरचना है जो सरकारी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है और डीप डिस्काउंट बॉन्ड आमतौर पर उन्हें अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किए जाते हैं जो नियमित ब्याज नहीं देते। यह शून्य कूपन नोटों के समान विशेषता जो पूर्ण निवेश जोखिमों को दूर करता है और उसके बजाय बॉन्ड को परिपक्वता और अंतिम मूल्य पर भी बनाया जाता है, जिससे निवेशकों को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। 14 मई को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज से पता चला है कि आईआरएफसी के पास 10 साल की परिपक्वता अवधि वाले डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए मार्च 2027 के अंत तक धन जुटाने का समय है और यह बॉन्ड 49.16 बिलियन रुपए की छूट पर जारी किया जाएगा। और आईआरएफसी में टिप्पणी मांगने के लिए राइटर्स की ईमेल का जवाब नहीं दिया। कम से कम 6 भारतीय सरकारी कंपनियों ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है, जिसमें आईआरएफसी पिछले 3 महीनों में मंजूरी प्राप्त करने वाली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको एंड पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बाद तीसरी इकाई बन गई। हालांकि मर्चेंट बैंकों के अनुसार निवेशकों की कमजोर रुचि के कारण अनकश मूल्य निर्धारित करने के लिए पीएफसी को भारी छूट वाले बांडों को माध्यम से जुटाने की योजना को स्थगित करना पड़ा। बाकी अब ये होगा या नहीं ये तो मार्केट ही तय करेगा। आगे हम आईआरएफसी पर ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं डिस्कस करेंगे, एंड पर डिविडेंड शेयर्स के बारे में बात करें। आईआरएफसी पर भी म्यूचुअल फंड का डाटा अपडेट हो चुका है। 1,35,249 स्टॉक का चेंज आया है। 10 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 36 ने खरीदा है। दैट मीन साफ है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट बड़ा है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा हैं। और मजे की बात है कि अप्रैल मंथ का ये डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मार्च मंथ में हमें आईआरएफसी में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी, किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड्स द्वारा। और इस बार क्या किया गया है, यूटीआई निफ्टी की बात करूं तो 76,000 स्टॉक्स की बाइंग करी गई है और इनके पास ऑलरेडी पहले से ही 40 लाख 39 लाख के करीब स्टॉक पड़े हुए हैं।
SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी 41,000 स्टॉक से ज़्यादा की क्वांटिटी बाई करी है, जबकि इनके पास 12.5 लाख स्टॉक पहले ही पड़ा हुआ था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 और HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी यहाँ पर 40,000 34,000 स्टॉक्स की करीब बाइंग करी है। उनके पास पहले से भी होल्डिंग IRFC में पड़ी हुई है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी DSP निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी बाइंग करी है। बेचने वालों की बात करूं तो बेचने वाले बहुत कम हैं। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 और UTI निफ्टी द्वारा ही 1,26,000 और 74,000 के करीब स्टॉक्स बेचे गए हैं, जबकि इनके पास पहले से भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है। सोल ओवर डाटा समझे तो पॉजिटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर ट्रेंड की बात कर ले, क्या आपको अल्पवादिक में, मध्यम अवधि में, मतलब मीडियम टर्म में कोई स्टॉक के नई आईडी की आवश्यकता है, या फिर विश्लेषकों की नज़र में कौन से वो स्टॉक है जो नवरत्न पीसी हैं, या फिर कुछ स्टॉक अच्छे बेटर बनते नजर आ सकते हैं, तो खरीदने योग्य है स्टॉक। विश्लेषक ने कहना है कि 34% तक मजबूत लाभ के लिए इंटरग्लोबेशन और IRFC को खरीदने की सिफारिश है। खरीदने के लिए अनुकूल भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल आपको पता है 12 मई को आता नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक फॉल आता बाजार में नजर आया। सो इन सभी की जो देखते हुए IRFC पर जो है 134 157 तक के टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। बोनांजा के वरिष्ठ तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ कुणाल कांबले ने नवरत्न PSU स्टॉक को खरीदने की सिफारिश की है, जहां पर उन्होंने टारगेट 157 तक के बताए हैं। इसके अलावा समझ लें तो 109 रुपए पर करीब करीब सपोर्ट बताया है IRFC का, और एक गैप अप ओपनिंग के साथ जोरदार वापसी की है, और कीमत जो है 21 डे जो डबल एक्सपोलेशन मूविंग एवरेज है उससे ऊपर बनी हुई है, और तेजी के संकेत भी हैं, और RSI भी कीमत और गति के बीच एक तेजी का विचलन स्पष्ट है। जबकि कीमत कम निचले स्तर पर बनी हुई है, सो RSI उच्च निचले स्तर पर बना हुआ है, जहां पर उलटफेर का संकेत देता है। जबकि IRFC 109 के ऊपर स्तर को बनाए रखता है, तो निकट भविष्य में 134 से और बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसके बाद 157 तक के संभावित बढ़त अगर 109 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 134 और -57 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहना है। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल में जो डिविडेंड अनाउंस किया गया 0.80 पर पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया, जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको पता 21 मार्च रखी गई थी। इसके अलावा भी समझे तो कंपनी ने कुल मिलाकर के शेयर धारकों को बार बार लाभांश जो दिया है या भुगतान किया है या फिर डिविडेंड दिया है, IRFC ने अब तक अपने शेयर धारकों को करीब 7 रुपये 5 पैसे का भुगतान किया है, और साल में 2 बार डिविडेंड IRFC का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर 0.80 रुपये के डिविडेंड के अलावा समझें तो कंपनी ने यहाँ पर 1.5 रुपये 1.43 1.83 का डिविडेंड 2021-22 में भी देखने के लिए मिला। 52 वीक हाई लो की बात करें 108 से 229 तक का सफर IRFC में हमें होता नजर आया है। तो IRFC मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी विविधता लाकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो इस वीडियो में IRFC पर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में बोनस, साथ में स्प्लिट और डिविडेंड शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर IRFC के लिए वित्त पोषक रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ाकर अब IRFC मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी आगे बढ़ने के लिए योजना बना रहा है, ताकि विकास जो है उसको गति मिल सके। और IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश मनोज कुमार दुबे ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कहा कि ये जो व्यवसाय है हमारे लिए बहुत आकर्षक होंगे, और सरकारी कंपनी ने नए अवसरों के रूप में भाग लेना शुरू किया, और पिछले 3-4 महीनों में ही 3 बोलियां जीती, जिसमें 14,000 करोड़ की संपत्ति भी हासिल करी। दुबे ने कहा कि इन परिसंपत्तियों से आ रहा है रेलवे के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है, और विशेष रूप से मार्जिन में भी सुधार की बात कही गई। और इन नई बोलियों से मिलने वाला जो मार्जिन जो है वो रेलवे से मिलने वाले मार्जिन से 2 से 3 गुना है। दैट मीन इस पॉइंट का आगे चल के कंपनी के रिजल्ट्स पर रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक अच्छा निरंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रेलवे से इनको मार्जिन मिलता है, और जो अब ये बोली इन्होंने जीती हैं, ये 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और 2026 के लिए IRFC लगभग 30,000 करोड़ के स्वतंत्र को लक्षित कर रहा है, जो उच्च मार्जिन को देखते हुए रेलवे ऋण के लगभग 90,000 करोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रबंधन जो है, जो AUM है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर घटी है, तो क्या 2025-26 के लिए किस तरह से वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं? तो वित्त वर्ष 2024-25 बहुत ही स्थिर तरीके से बंद हुआ, और फ्लैट निर्देशों का कारण पिछले 2 वर्षों से जो कि 21-22 और 22-23 रहे, उसका अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हमारे पास शायद ही कोई स्वतंत्र हुआ। और इस कारण रेलवे जो है अधिक बजट संस्थानों के माध्यम से किसी भी स्वतंत्र की मांग नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बजटीय सहायता बहुत अधिक थी। लेकिन अगर बात करें 2024-25 की जो अंतिम तिमाही में इन्होंने विविधीकरण करने का फैसला किया है,
और इस कंपनी के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 40 वर्षों से हमारे पास केवल एक ही ग्राहक था, लेकिन भारतीय रेलवे और वहाँ मार्जिन 35-40 हज़ार के अंकों का था। सो उन परिसंपत्तियों से विविधता लाना शुरू कर दिया है और भारतीय रेलवे की मदद कर रही है। इस कैलेंडर वर्ष पिछले 4 महीनों में 14,000 करोड़ की संपत्तियां जुटाई हैं और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। इसके अलावा समझें तो कुछ संख्याओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो AUM वृद्धि के लिए। इसका अर्थ है कि वृद्धि कहाँ से आती है। तो CSB बैंक को स्थायी गिरावट के बाद 4% मार्जिन पर लौटने का भरोसा। अगर मैं आपको एक संख्या बताऊं तो वित्त वर्ष 2025-26 लगभग 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और मेन पॉइंट हम यहाँ पर यही लेकर के चलते हैं कि मेट्रो रेल और महानगरों के बीच रैपिड रेल में विविधता ला रहे हैं और ये व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही आकर्षक होंगे। रेल यात्रा में क्रांति लाने के लिए भारतीय रेलवे की मेगा योजना। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है। रेलवे PSU स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। इंडियन एनर्जी माइंट्री की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और सुलभ विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपये और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। बोनस शेयर के बारे में, यानी कि BSE लिमिटेड के बारे में। तो एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, 1 साल में पैसा किया दुगना। बीते 1 साल में कुछ ही बड़ी कंपनियों ने 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया और इन कंपनियों के लिस्टेड में BSE लिमिटेड भी अब कंपनी बोनस शेयर बांटने को लेकर चर्चा में और बोनस इशू के लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। NSE को दी जानकारी ने कंपनी में बताया कि एक शेयर पर UK निवेशकों को 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा और इस बोनस शेयर की कंपनी 23 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय की है। और इससे पहले BSE लिमिटेड ने 2022 में निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया था, तब भी कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया गया था। BSE लिमिटेड इसी महीने 14 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड भी कर चुकी है। कंपनी ने तब हर एक शेयर पर 23 रुपए का डिविडेंड भी दिया और इससे पहले जून 2024 में कंपनी एक्स डिविडेंड ट्रेड की, तब हर शेयर पर योग्य निवेशकों को 15 रुपए का डिविडेंड भी मिला था। कंपनी के प्रदर्शन की कुछ बात कर लें तो यहाँ पर तेजी के साथ बंद होता स्टॉक नजर आया और 20% की तेजी यहाँ पर एक महीने में देखने के लिए मिली है। 6 महीने में कंपनी 60% बढ़ी और बीते 1 साल में मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब तक 160% का फायदा हुआ। 52 वीक हाई 7422 के करीब और लो 2115 के करीब। मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के करीब आती स्टॉक की नजर आ रही है।